नमस्कार। साल 2025 ये सिर्फ एक नया साल नहीं है, बल्कि ये है बदलाव का साल। भारत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक कई बहुत जरूरी पदों पर नए चेहरे आ रहे हैं। तो चलिए आज उन चेहरों को जानते हैं जो आने वाले कल की नीतियां और दिशा तय करने वाले हैं। तो सवाल यहीं उठता है कि आखिर ये नए लीडर्स हैं कौन? मतलब हमारी न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और हमारी सुरक्षा की कमान अब किन के हाथों में जाने वाली है? आइए एक एक करके इन सभी जरूरी बदलावों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शासन के उन स्तंभों की जो हमारे लोकतंत्र के एकदम नींव हैं। ये वो पद हैं जो संविधान की रक्षा करते हैं और ये पक्का करते हैं कि देश की पूरी व्यवस्था सही ढंग से चले। और देखिए, सबसे बड़ी और पहली खबर आ रही है न्यायपालिका से। भारत को अपने 53वें मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत। 24 नवंबर 2025 को जब वो ये पद संभालेंगे तो सोचिए, देश के सबसे बड़े कानूनी मामलों की दिशा तय करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके कंधों पर होगी। अब जरा सरकार के वित्तीय पहरेदारों पर नजर डालते हैं। सीजीए और सीएजी, इन दो नामों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सरकार के अकाउंट्स के मुख्य सलाहकार हैं। वहीं सीएजी यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक बहुत ही शक्तिशाली संवैधानिक पद है जो सरकार के हर एक पैसे के खर्च पर पैनी नजर रखता है। तो सीएजी का काम आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि केंद्र से लेकर राज्यों तक सरकार जो भी 1 रुपया खर्च करती है या कमाती है, उसका पूरा हिसाब किताब ऑडिट करने की शक्ति अकेले सीएजी के पास है। ये पद सरकारी खजाने का असली रखवाला है। और भी कई अहम पदों पर बदलाव हुए हैं। सरकार के जो सबसे बड़े कानूनी सलाहकार हैं, अटॉर्नी जनरल, उस पद पर आर वेंकटरमणी को फिर से नियुक्त किया गया है। वहीं देश के भावी अधिकारियों को चुनने वाले यूपीएससी के नए अध्यक्ष अजय कुमार हैं और देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की बड़ी जिम्मेदारी अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हाथों में है। शासन की बात हो गई, अब बात करते हैं देश के संरक्षकों की, यानी वो लोग जिनके कंधों पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने की दोहरी जिम्मेदारी है। भारत के आर्थिक जगत में भी लीडरशिप की नई कमान सौंपी गई है। देश की मौद्रिक नीति तय करने वाले आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। शेयर बाजार पर नजर रखने वाले सेबी की बागडोर अब तोहिन कांता पांडे के पास है। वहीं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नेतृत्व एस महेंद्र देव कर रहे हैं और पेंशन फंड को रेगुलेट करने वाले पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष शिवा सुब्रमण्यम रमन हैं। अब बात सुरक्षा की। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस हैं। ये पद इसलिए खास हो जाता है क्योंकि तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बिठाने और सरकार को सिंगल पॉइंट सैन्य सलाह देने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भी नया नेतृत्व मिला है। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ की कमान अब पराग जैन के हाथ में है। सेना में नए उप प्रमुख हैं पुष्पेंद्र सिंह। वहीं औद्योगिक सुरक्षा संभालने वाले सीआईएसएफ के नए डीजी प्रवीर रंजन और सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी के प्रमुख संजय सिंघल बने हैं। चलिए अब देश से बाहर निकलकर दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं, जहां भारत का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से नए चेहरे भारत की आवाज को और बुलंद कर रहे हैं। ये जो नंबर 7 स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रतीक है। भारत को 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है, जो ये दिखाता है कि मानवाधिकार के मुद्दों पर दुनिया भारत की भूमिका को कितना अहम मानती है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेबल यानी यूएन सुरक्षा परिषद, उसमें भी नए सदस्य शामिल हुए हैं। 2026-27 के लिए लात्विया, बुरुंडी, कोलंबिया, डीआर कॉन्गो और लाइबेरिया चुने गए हैं। इनमें लात्विया के लिए तो ये एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि वो अपने इतिहास में पहली बार इस परिषद का सदस्य बना है। एक और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हुई है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक का पद संभालेंगे। इस पद पर रहते हुए वो वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे दुनिया की वित्तीय दिशा में भारत का प्रभाव और भी मजबूत होगा। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। मिस्र के खलील अल आनी यूनेस्को के नए प्रमुख बने हैं। कमाल की बात यह है कि वे इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले अरब व्यक्ति हैं
जो इस वैश्विक सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन के लिए एक नए युग की शुरुआत है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने सच में बाधाओं को तोड़ा है और ऐतिहासिक पहली उपलब्धियां हासिल की हैं। ये नियुक्तियां सिर्फ पद नहीं हैं, बल्कि ये प्रगति और प्रेरणा का एक प्रतीक हैं। ये कुछ ऐसी नियुक्तियां हैं जो अब इतिहास में दर्ज हो गई हैं। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी हैं। अकाई पद्मशाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किसी समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनकर एक मिसाल कायम कर रही हैं। यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनकर सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को नया आयाम दे रही हैं। और अनंत चंद्रकासन दुनिया के शीर्ष संस्थान MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बनकर अकादमिक जगत में भारत का परचम लहरा रहे हैं। और ये सिलसिला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कई शीशे की दीवारें टूटी हैं। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष बनी हैं। वहीं घाना की शर्ली बॉचवे राष्ट्रमंडल की कमान संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं। इसके अलावा नेटो के नए प्रमुख मार्क रूट होंगे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नेतृत्व अब यूजी एवा सावा करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, 2025 सिर्फ एक और साल नहीं है, ये असल में लीडरशिप में एक बहुत बड़े और प्रभावशाली बदलाव का साल है। न्यायपालिका से लेकर सुरक्षा तक और अर्थव्यवस्था से लेकर वैश्विक मंचों तक हर जगह एक नई ऊर्जा और एक नई सोच आ रही है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन सभी नए चेहरों के नेतृत्व में भारत और दुनिया का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? इन नए नेताओं के फैसले ही आने वाले समय की कहानी लिखेंगे।